नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है एक्चुअली में। फॉरेन एक्सचेंज किसी कंट्री की करेंसी को जब दूसरी कंट्री की करेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। और किसी एक कंट्री में दूसरी कंट्री करेंसी क्यों आती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू, ट्रेड के थ्रू और इन्वेस्टमेंट के थ्रू या रेमिटेंसेस के थ्रू जब भी ये चीज़ें होती हैं तो इसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर मीनिंग इसको इस एक्ट की देख लेते हैं। इस यही जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस को हम एक्ट को इस एक्ट के माध्यम से हम मैनेज करते हैं या रेगुलेट करते हैं। और ये चल बहुत टाइम से चलता आ रहा है। 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, उसको रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। और इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस ये है कि फेरा जो आपका था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वाला एक्ट था। वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता था, मैनेज नहीं किया जाता था। यहाँ पर मैनेज किया जाता है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो डेफिनेशन है आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको समझा दी है वैसे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके बेसिक्स समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी एक्ट या टॉपिक के लिए। तो ये एक्ट आया था 29 दिसंबर 1999 को और फोर्स में आया था 1 जनवरी 2000 को। और ये होल ऑफ इंडिया पर लागू होता है। और इसने रिप्लेस किया है, जैसे मैंने आपको बताया, फेरा को रिप्लेस किया था। जो फेरा था 1973 का एक्ट था। और इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ड्रेकोनियन एक्ट बोल रहे थे। ड्रेकोनियन इसलिए बुलाते थे क्योंकि इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पर थे। और कई सारे परमिशंस और लाइसेंसेस लेने पड़ते थे अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में डील करनी है, ट्रेड करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी जो आपको ग्रो करने में, डेवलप करने में रोकती थी। इसलिए इसको लिबरल किया गया 1991 के बाद में, हमारे एलपीजी के बाद में। 1999 में यहाँ पर ये एक्ट फेमा आया है, जिसके बाद में हमने देखा है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और फ़ॉरेन एक्सचेंज ट्रेड बढ़ा हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो पूरा फॉरेन एक्सचेंज का जो मैटर है वो कौन देखता है, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ। और यहाँ पर आरबीआई जो हमारी है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सारे ये काम करती है, इसकी फंक्शनिंग को स्मूथ बनाती है और एक वाइटल रोल निभाती है इस पूरे पूरे प्रोसेस में। इसके बाद में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं पूरा। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, यानी कि ईजी बनाना और रेगुलेट करना। इसके बाद में मेंटेन करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, फॉरेक्स मार्केट को डेवलप करना, मेंटेन करना और असिस्ट करना। इसके अलावा जो भी हमारी एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको उनके लिए गाइडलाइंस बनाना, फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर्स का निर्माण करना और इनकी डीलिंग्स को स्मूथ करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस फॉरेन एक्सचेंज में होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, दो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। इसको अब बीओपी का जो टॉपिक है आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक, इसमें भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी ये देखने को मिला हमें आपको हमको यहाँ पर। इसका बेसिक जो मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो एक साल के लिए नहीं, बहुत सालों तक जो इफ़ेक्ट करते हैं चीज़ों को। जैसे कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी टाइम के लिए चलती है। इसके अलावा जब भी कोई बड़ी डील होती है, करंट एसेट, कैपिटल एसेट जब खरीदी जाती है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन में डालते हैं। इसके अलावा जब भी कुछ शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती है तो उसको हम करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन में डालते हैं, जैसे कि फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट और पेमेंट्स और रेमिटेंसेस, ये सारे आते हैं आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में। तो इसको यहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है इसके ट्रांजेक्शन्स को। सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कुछ मेन प्रोविजंस जो दिए हुए हैं फॉर फेमा एक्ट के अंदर में, इसको यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है। सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में यहाँ पर डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज के बारे में दिया हुआ है। और आरबीआई जिस पर्सन को, इंस्टीट्यूशन को अथॉरिटी की देती है कि आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, वही फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट में डील कर सकता है। यहाँ पर सेक्शन 3 में यही लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, डील इन और ट्रांसफ़र एनी फॉरेन एक्सचेंज फॉर और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन होल्ड कर सकता है। वही बंदा या वही इंस्टीट्यूशन होल्ड कर सकता है जिसको आरबीआई ने अथॉरिटी दी हुई होती है।
और नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शेल एक्वायर, hold, own, possess or transfer any foreign exchange, foreign security or any immovable property situated in India except the authorized जिसको अथॉरिटी मिली हुई है जिस पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को, वही ये काम कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कौन कर सकता है, वही बंदा कर सकता है जिसको अथॉरिटी दी है आरबीआई ने सेक्शन 5 के अंडर में। और सेक्शन 3 के अंडर में, सेक्शन 6 के अंडर में कैपिटल काउंटर ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं और उनको भी वही बंदा परफॉर्म कर सकता है, इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर सकती है जिसको आरबीआई के द्वारा अथॉरिटी मिली हुई है, या जिसने अप्लाई किया था और जिसकी अथॉरिटी अप्रूव हो गई हो। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को वही कर सकता है सेक्शन 7 के अंडर में, जिसको उसको फॉरिश करने की जो अथॉरिटी आरबीआई ने दी हुई हो, और उसको वहाँ पर डिक्लेरेशन मिलती है कि आप ये चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं और पूरी स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद में रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेयर एनी अमाउंट और ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज़ ड्यू, यहाँ पर अगर कोई आपका अमाउंट ड्यू है और हैज़ अकर्ड टू एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, सच पर्सन कैन टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू रियलाइज एंड रिपेट्रिएट टू इंडिया सच फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर वही बंदा कर सकता है जिसको अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई ने दी हुई होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये नेट दिसंबर 2019 में आया था, इसको ध्यान से समझिए। और यहाँ पर आपको देना है आंसर कि जो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, नॉट इंक्लूड, फॉरेन एक्सचेंज के मामले में इंक्लूड नहीं किया होता है फेमा के अकॉर्डिंग टू फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। इसको ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको राइट आंसर मिल जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।